Hello students, so I'm again back with part 2 of chapter number 2, Kings and Kingdoms of Early Medieval Period. Early Medieval Period के kings और kingdom को हम discuss करेंगे. ठीक है student, I hope you all have seen part 1. If not, do watch it. So student, till this paragraph I have completed everything in part 1. We'll start part 2 with Brahmins and temples. तो स्टूडेंट जितनी भी टेम्पल अथॉरिटीज़ थी और बड़े बड़े ब्राह्मण्स थे उनको लैंड ग्रांट्स मिलती थी. क्या मिलती थी बच्चा? लैंड ग्रांट्स. बड़ी बड़ी ज़मीनें दान में मिलती थी. जो टेम्पल अथॉरिटीज़ थी और ब्राह्मण्स थे उन्हें क्या रिसीव होता था? ग्रांट्स. क्या किसकी ग्रांट मिलती थी बच्चा? लैंड की. और वो भी कैसे? टैक्स फ्री. कि जो लैंड आपको हमने दान दे दी उसके ऊपर हम टैक्स भी नहीं लेंगे. जो बड़े बड़े किंग्स होते थे बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स किसको देते थे बच्चा? टेम्पल अथॉरिटीज़ को और ब्राह्मण्स को. दे हैड द पावर टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड एडमिनिस्टर जस्टिस इन दिस लैंड. और फिर जो जिस भी ब्राह्मण को वो लैंड दी जाती थी, ठीक है, जिस भी टेम्पल अथॉरिटीज़ को वो लैंड दी जाती थी उसका काम क्या होता था कि उस पर्टिकुलर एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करे, उस पर्टिकुलर एरिया को एडमिनिस्टर करे. ठीक है. और इन लोगों ने बेटा उस टाइम में नई नई टेक्निक्स यूज़ की इरिगेशन की, जैसे कि पर्शियन व्हील टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड हैंस रेवेन्यू. बेटा क्रॉप बढ़ेगी तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि उस क्रॉप का कुछ पार्ट आपको अथॉरिटीज़ को इन द फॉर्म ऑफ टैक्स देना पड़ता. तो बेसिकली इनकी प्लानिंग थी कि हम क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाएं. क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. ठीक है. तो इन्होंने किसका यूज़ किया था बच्चा? इरीगेशन. इरीगेशन का हिंदी में मीनिंग होता है सिंचाई. जब भी आप आपके फार्म्स को, अपनी क्रॉप को पानी देते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चा? इरिगेशन. तो इरिगेशन के लिए किसका यूज़ किया इन्होंने? पर्शियन व्हील का. स्टूडेंट्स एक और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स था अर्ली मिडिवल पीरियड का कि जितने भी बड़े बड़े मिडिवल रूलर थे उन सब ने बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनवाए. क्यों बनवाए? अपनी पब्लिक इमेज को इम्प्रूव करने के लिए और ये बताने के लिए कि उनका जो रूल है वो अकॉर्डिंग टू डिवाइन है. ठीक है. भगवान की कृपा से ही, भगवान के सारी बातों को एक्सेप्ट करते हुए ही वो रूल कर रहे हैं. भगवान की भी ग्रेस है उनके ऊपर, तभी वो इतने ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनवा पा रहे हैं. तो वो अपनी पब्लिक इमेज को सुधारने के लिए बड़े बड़े टेम्पल्स बनवा देते थे और ये भी बताते थे कि ये जो उनका रूल है ये डिवाइन सेंक्शन है, भगवान की इच्छा है, तभी वो रूल कर रहे हैं. ये जो टेम्पल्स होते थे धीरे धीरे करके बच्चा क्या बन गए? स्टोर हाउस बन गए. वेल्थ, बहुत पैसा यहाँ पर आके इकट्ठा होने लगा. पहली बात तो ये जो मिडवल रूलर्स होते थे, ये जो मूर्तियाँ, जो म्यूरल्स होता था इसको बहुत ही कॉस्टली लेके आते थे. कई बार गोल्ड का, कई बार सिल्वर की मूर्तियाँ होती थी और कई बार अगर कॉमन मूर्ति है तो भी उसको इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया जाता था कि उसके ऊपर कोई ना कोई एक स्टोन लगवा दिया जाता था जिसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती थी. फिर जो टेम्पल्स बनते थे उसमें भी कई बार स्टोन कार्विंग होती थी जो टेम्पल को और ज़्यादा वैल्यूएबल बना देती थी. प्लस जितने भी डिवोटीज़ वहाँ पर आते थे वो बड़े बड़े गिफ्ट्स लेके आते थे, डोनेशंस करते थे, दान देते थे, है ना. तो रेवेन्यू, दिस टेम्पल बिकम स्टोर हाउस ऑफ वेल्थ थ्रू रेवेन्यू कलेक्शन. जो ज़मीन है उनको मिली उसके रेवेन्यू कलेक्शन के थ्रू वो टेम्पल स्टोर हाउस बन जाएगा वेल्थ का. प्लस वहाँ पर बहुत सारे डोनेशन रिसीव्स होंगे. रूलर्स उस मंदिर को डोनेशंस देगा. डोनेशन मतलब दान देगा. वेल्दी डिवोटीज़ वहाँ पर आएंगे तो अपने साथ कुछ ना कुछ भगवान के लिए लेके आएंगे. और इस यही रीज़न रहा कि टेम्पल्स को भी प्लंडर किया गया. प्लंडर करना मतलब लूटा गया. एंड इवन डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वॉर्स एमंग रीजनल किंगडम. सपोज करो अब मैं एक किंग हूँ और मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर टेम्पल्स बनवाए हैं. अब इस सुंदर टेम्पल में बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति रखी हैं और इस टेम्पल की वजह से मैं पूरे इंडिया में जानी जा रही हूँ. तो बच्चा जो भी रीजनल किंगडम या रीजनल किंग मेरे ऊपर अटैक करेगी तो उसका पहला काम होगा इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टेम्पल से मेरा नाम जुड़ा हुआ है. ठीक है. पहली बात तो ये थी कि इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ वेल्थ, यहाँ पर बहुत सारा पैसा है तो इसको लूटना है. ठीक हुई बात, है ना. सेकेंड है टेम्पल का डिस्ट्रक्शन मीन्स राजा के नाम का डिस्ट्रक्शन. क्या ये दोनों बातें क्लियर है? तो इसीलिए टेम्पल्स को मैसिव लेवल पे प्लंडर किया जाने लगा. टेम्पल वेल्थ का एक स्टोर हाउस बने. क्यों? क्योंकि उनके आसपास जो ज़मीनें थी उससे रेवेन्यू कलेक्ट होता था. प्लस जितने भी रूलर्स और वेल्थी डिवोटीज थे वो भी कुछ ना कुछ डोनेशंस टेम्पल को देते थे. और वेल्थ का स्टोर हाउस बनने की वजह से लूट तो इनको होना, एक दिन इनकी लूट तो होना ही था. इनको प्लंडर तो किया ही जाना था. अब ये जो वेल्थ थी कुछ टेम्पल्स की, टाउन्स की, इन्होंने फॉरेन इन्वेडर्स को भी अट्रैक्ट किया. ठीक है. कुछ टेम्पल्स हमारे इतने ज़्यादा रिच हो गए, कुछ टेम्पल टाउन्स इतने ज़्यादा वेल्थ स्टोर हाउस बन गए कि फॉरेन इन्वेडर्स का भी इन पे
आंखें लगी होती थी कि हमें इन्हें लूटना है। वन सच इन्वेडर वॉज महमूद ऑफ गजनी। और फॉरेन इन्वेडर्स में एक बहुत बड़ा नाम है बच्चा, वो है महमूद ऑफ गजनी का, जिन्होंने प्रतिहार और प्रतिहारा को डिफीट किया है, हराया है। महमूद ने ऑल टुगेदर 17 टाइम इंडिया को, 17 बार इंडिया को लूटा है, प्लंडर किया है, इन्वेड किया है। कब से कब तक बच्चा? 1000 से 1027 1027 तक, 1000 से लेके 1027 तक 17 बार उसने इंडिया को प्लंडर किया, इन्वेड किया है। उसने नॉर्थ वेस्टर्न एरिया के बहुत सारे किंग्स को लूटा। तो उसने स्टूडेंट्स के जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया था उसके जो रूलर्स थे उनको हराया। पंजाब और सिंध के बहुत बड़े पार्ट को अपने कंट्रोल में किया, एनेक्स कर लिया, जीत लिया। महमूद प्लंडर्ड मेनी सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ को उसने लूटा, पैलेसेस को लूटा, और टेम्पल्स, टेम्पल्स का मतलब होता है बेटा मंदिर, सिटीज़ का मतलब होता है नगर, और पैलेस मतलब महलों को लूट लिया। इंक्लूडिंग द फेमस सोमनाथ टेम्पल इन काठियावाड़। काठियावाड़ के सोमनाथ टेम्पल को भी इन्वेड किया किसने? महमूद ऑफ गजनी ने। Mahmud is said to have used the plundered wealth to build mosques, universities and palaces in Ghazni। और ये जो यहाँ से हमारे सिटीज़, हमारे पैलेसेस, हमारे टेम्पल्स को लूट के जो पैसा ले गया, उसका यूज़ कहाँ किया उसने बच्चा? उससे उसने मस्जिद बनवाई। मस्जिद मतलब मॉस्क्यूज, यूनिवर्सिटीज़ मतलब विश्वविद्यालय, और रोड्स बनवाई, और क्या बनवाया भाई? इतनी चीज़ें बनवाई। मॉस्क्यूज मतलब मस्जिद बनाई, यूनिवर्सिटीज़ मतलब विश्वविद्यालय बनवाए। कहाँ पर? अपनी जो कैपिटल सिटी थी गजनी, वहाँ पर। ठीक है, बड़े बड़े पैलेसेस बनवाए हैं, बड़ी बड़ी मॉस्क्यूज बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनवाई गजनी में। द ग्रेट स्कॉलर अल बैरूनी केम टू इंडिया ड्यूरिंग महमूद रीन। जब महमूद रूल कर रहे थे तभी बड़े महान स्कॉलर अल बैरूनी इंडिया आए थे। द चोलास ऑफ तंजावुर, और अगर सही तरीके से पढ़े बच्चा, जो नाम है द चोल ऑफ तंजावुर। ठीक है, अब हम चोल किंग्स को पढ़ेंगे। राइज एंड एक्सपांशन, कैसे राइज हुआ, कैसे इन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपांड किया। चोला मंडला, द एंशिएंट चोला किंगडम। चोल मंडलम, चोल मंडल, और जो चोल किंगडम थी वो कहाँ पर थी बच्चा? कावेरी के डेल्टा पे। अब डेल्टा तुम लोगों को पता ही होगा, रिवर जब अपने लास्ट स्टेज में होती है तो वो जो भी कंकड़ पत्थर मिट्टी लाती है उसे कहीं पर डिपॉजिट कर देती है, और इस जहाँ पर डिपॉजिट करती है उसे क्या बोलते हैं बच्चा? डेल्टा। तो कावेरी रिवर के डेल्टा पे जो किंगडम था, ठीक है, कौन सा किंगडम था बच्चा? चोल किंगडम था या चोला किंगडम था। ठीक है, विथ उरायूर मॉडर्न तिरुचिरापल्ली एज इट्स कैपिटल। क्या कैपिटल थी बच्चा? उरायूर कैपिटल थी, जिसको आज हम बोलते हैं तिरुचिरापल्ली। अच्छा, किस किंगडम के अंदर में ये बहुत ज़्यादा राइज की? तो वो थे कराईकला, बट डिक्लाइन अंडर हिज सक्सेसर। कराईकल जब तक रहे तब तक ये किंगडम बहुत ज़्यादा हाइट्स पर थी, पर धीरे धीरे करके डिक्लाइन कर गई। 9th सेंचुरी में जो विजयालय थे, एक चोला चीफ, उन्होंने एक बहुत छोटी स्मॉल टेरिटरी पे रूल किया जो कावेरी रिवर के नॉर्थ में थी। उसने थंजावुर को जीता और उसको अपनी कैपिटल बना लिया। ठीक है, उसने चोला रूल को कहाँ तक एक्सटेंड किया बच्चा? थंजावुर के आसपास के एरिया तक एक्सटेंड कर लिया। उसके जो सक्सेसर थे, डिफीटेड द पांड्या, उनके जो सक्सेसर थे उन्होंने पांड्यास को हराया। कहाँ के थे पांड्या? मदुरई के थे। पल्लव कहाँ के थे? कांची के थे। तो जो चोला रूलर थे उन्होंने किस किस को हराया बेटा? पांड्यास को हराया, पल्लवास को हराया, और श्रीलंका तक वो पहुंच गए थे। फिर धीरे से क्या हुआ, जो चोलास थे या जो चोल थे उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला 1949 में। कब? जब उन्हें खुद राष्ट्रकूट ने डिफीट कर दिया। ठीक है बात? एक बार ज़रा फटाफट से, ये जो चोला मंडला या जो एंशिएंट चोल किंगडम थी, ये कहाँ पर सिचुएटेड थी? कावेरी के डेल्टा पे सिचुएटेड थी। पहले इसकी कैपिटल थी उरायूर, जिसका नाम है आज का तिरुचिरापल्ली, है ना। किस किंग के अंदर में ये बहुत ज़्यादा रोज की? कराईकल, पर बाद में फिर डिक्लाइन करती रही। पर 9th सेंचुरी में विजयाला एक चोल चीफ थे
जिन्होंने एक बहुत छोटी सी स्मॉल टेरिटरी पे रूल किया जो कावेरी के नॉर्थ में थी। उसने थंजावुर को जीता, उसको अपनी कैपिटल बना लिया, फिर अपने एम्पायर को और आगे की तरफ ले गया। थंजावुर के आसपास वाले रीजन में उसके जो सक्सेसर थे उन्होंने पांड्यास मदुराई के हराया, पल्लवास कांची के थे उनको हराया, श्रीलंका तक पहुंच गए, पर उन्हें एक सेटबैक मिला खुद जब राष्ट्रकूट ने उन्हें हरा दिया। अब राजा राजा वन को पढ़ेंगे। राजा राजा वन कब से कब तक? 985 से 1016 तक। चोलास रिकवर्ड देयर पावर अंडर राजा राजा वन। चोलास को एक अच्छी खासी, देखो एक अच्छा रूलर आ जाता है तो पूरी की पूरी किंगडम को बढ़िया से पावर मिलती है, और ऐसा ही हुआ जब राजा राजा वन आए जिन्होंने डेक्कन के एक बहुत बड़े पार्ट पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नेवी थी। नेवी मतलब पानी में रहने वाली जो आपकी आर्मी होगी। राजा राजावन ने क्या जीता बच्चा? श्रीलंका जीत लिया, और लक्काद्वीप जिसको आज हम लक्षद्वीप बोलते हैं उसके ऊपर कंट्रोल किया, मालदीव आइलैंड तक कंट्रोल किया। तो बच्चा हमारे राजा राजावन, ठीक है। नहीं तो अभी तक हम क्या पढ़ते आए कि हर कोई आता और इंडिया के ऊपर कंट्रोल करने लगता, पर हमारे राजा राजावन ने श्रीलंका को जीता, मालदीव्स को जीता, ठीक है। लक्षद्वीप तो है ही हमारा, श्रीलंका को भी जीता था उन्होंने, मालदीव्स को जीता, और लक्काद्वीप जिसको लक्षद्वीप बोलते हैं। राजा राजा की अगर हम बात करें राजा राजा वन की, तो उन्होंने बहुत ही फेमस बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया। कहाँ पर? तंजावुर में। द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रोंज स्टेच्यू फ्लोरिश्ड अंडर राजा राजा एंड हिज सक्सेसर। और बच्चा उनके सक्सेसर के टाइम में भी, राजा राजा खुद उनके रूल के टाइम में भी ब्रॉन्ज से बने स्टेच्यूज बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुए, और एक बहुत ही सुंदर बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया? राजा राजा ने, जिसको राजा राजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। आई बात समझ में? और ये कौन सा टेम्पल है बच्चा? गंगईकोंडा चोलापुरम। कौन सा? गंगईकोंडा चोलापुरम। राजा राजा वन के बाद कौन रूलर बने बच्चा? राजेंद्र चोल। अभी जो राजेंद्र चोल थे ये किनके ही बेटे थे? राजा राजा वन के ही बेटे थे, ठीक है। अगर हम तिरुमलाई का एक इंस्क्रिप्शन देखें, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? जो कंपैरेटिवली हार्ड सरफेसेस पे लिखे गए होते हैं, जैसे रॉक्स के ऊपर, कॉपर प्लेट्स के ऊपर, है ना, पिलर्स के ऊपर, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? इंस्क्रिप्शन। तो तिरुमलाई में एक इंस्क्रिप्शन हमने पढ़ा, उसमें पता चलता है कि ये जो राजेंद्र चोल थे, राजेंद्र चोला थे, उनकी जो आर्मी थी उसने बंगाल के पाल रूलर को या पाला रूलर को डिफीट किया, गंगा रिवर तक पहुंच गए। इसके बाद राजेंद्र चोल ने किसका वो ले लिया, प्रोक्लेम किया अपने आप को गंगाईकोंडा, द कनकरर ऑफ गंगा, गंगा को जीतने वाला गंगाईकोंडा, ऐसा अपने आप को प्रोक्लेम किया। किसने? राजेंद्र चोल ने। उसने पूरी की पूरी सिटी बना दी। ही ऑल्सो बिल्ट अ सिटी ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों की एक सिटी बना दी थंजावुर के पास, और उसका नाम क्या रखा? गंगईकोंडा चोलापुरम। गंगईकोंडा का मतलब गंगा को जीतने वाला, और चोल खुद, ठीक है। ये जो आर्मी थी राजेंद्र चोल वन की went to Southeast Asia and defeated the forces of Kingdom of श्री विजय। राजेंद्र चोल की जो आर्मी थी साउथ ईस्ट एशिया में गई, वहां पर श्री विजय को हराया। दिस restored the Cholas flourishing trade with Southeast Asia and Southern China। फिर इनका जो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ साउथ ईस्ट एशिया में, सदर्न चाइना में, जिसमें कहीं ना कहीं रोक लगाने का काम करते थे श्री विजय, जिनको राजेंद्र चोल वन ने हरा दिया। तो राजेंद्र चोल वन कौन थे बच्चा? राजा राजा वन के बेटे थे। एक बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन मिला है तिरुमलाई में, उसको पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि राजेंद्र चोल वन ने बंगाल के पाल रूलर को हराया, रिवर गंगा तक पहुंचे और अपने आप को उपाधि ले ली, दे दी गंगाईकोंडा की, और एक सिटी बनाई जिसको हम टेम्पल सिटी बोलते हैं। कहाँ पर? थंजावुर में। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब किंगडम तो बड़ी हम बाहर फैला रहे, पर अंदर ही अंदर किंगडम में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वॉर हो रहे हैं छोटी छोटी नीबरिंग किंगडम के साथ। इस वजह से चोल किंगडम का फॉल होता है 13th सेंचुरी में। कब होता है बच्चा? 13th सेंचुरी में। चोल एडमिनिस्ट्रेशन और चोला एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो जो किंग था वो हेड होता था पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ओरल ऑर्डर्स इशू करता था जिनको केयरफुली पाम लीव्स के ऊपर, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होते हैं बच्चा? अभी हमने इंस्क्रिप्शन देखा। इंस्क्रिप्शन हम बोलते हैं जब कंपेरेटिवली हार्ड सरफेसेस पे लिखा गया हो, जैसे आयरन पिलर, रॉक्स,
कॉपर प्लेट्स, तो उसे क्या बोलते हैं इंस्क्रिप्शन पर। जब सर्व सरफेसिस पे लिखा गया है तो उसे हम क्या बोलते थे बच्चा, मैन्यूस्क्रिप्ट। जैसे पाम लीव, बार्क ऑफ बिर्च ट्री। स्पेशल ऑफिसर्स होते थे जो किंग के ऑर्डर्स को केयरफुली, जो भी कुछ बोला गया होता था उसे लिखने का काम करते थे। और फिर कई बार ऐसे होता था कि पहले शुरुआत में तो हमने लीफ पे लिख लिया, पत्तियों पे लिख लिया, बाद में उसको जाके इंस्क्राइब कर दिया टेम्पल्स की वॉल पे कि लोग भी उसे देख पाए। पहले मैंने पत्ती के ऊपर लिख लिया, लिखने के बाद हमने क्या किया, इसको टेम्पल्स की वॉल पे भी लिख दिया। King commanded the armed forces which consist of infantry, cavalry, elephant। एलिफेंट आपको पता है हाथी, cavalry मतलब घुड़सवार, infantry जो पैदल चलने वाले होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बाहुबली मूवी में देखा होगा ना, पहले पैदल पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं, फिर कैवलरी उनके पीछे घुड़सवार होते हैं, है ना, और एलिफेंट्स। और इस तरीके से उसकी आर्म फोर्स भी बहुत पावरफुल थी जिनको वो खुद कमांड करता था। एक पावरफुल नेवी थी उसके पास। उसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे। कौन थे बच्चा उसको असिस्ट करने के लिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन थे बच्चा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चलें आगे। जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसके लिए भी एक चेन ऑफ ऑफिशियल्स थे, बहुत सारे ऑफिशियल्स रखे गए थे। चोल रूलर हमेशा रिवॉर्ड करते थे हाई जितने भी हाई रैंक ऑफिशियल्स होते थे, है ना, रिच लैंड ऑनर्स एंड लॉयल फ्यूडिटरीज। जो सामंत होते थे लॉयल, उनको, रिच लैंड ऑनर्स को, हाई ऑफिशियल्स को हमेशा रिवॉर्ड देते थे, जैसे कि बड़े बड़े टाइल्स देते थे। अरायर मीन्स चीफ। मुवेंदवलम मतलब ओरिजिनली इसका मतलब होता है वन हु सर्व द थ्री रॉयल हाउसेस। थ्री रॉयल हाउसेस चोला, चेरा या पांड्या को सर्व करने वाले को क्या बोलते थे? मुवेंदवलम। मुवेंदवलम, ठीक है, इसका मतलब होता है हु सर्व थ्री रॉयल हाउसेस, चोल, चेरा और पांड्या। चोला, चेरा, पांड्यास, क्या बोलते थे उसको? मुवेंदवलम। अरायर किसको बोलते थे बच्चा? चीफ। ऐसे टाइटल्स दे देते थे किंग्स। अब अगर हम टैक्सेस की बात करें तो ट्रेड के ऊपर भी टैक्स लगता था, लैंड के ऊपर भी टैक्स लगता था। यही दो सोर्सेस थे जो सबसे ज़्यादा पैसा लेके आते थे किंग के लिए। चोल लैंड के ऊपर टैक्स कलेक्ट करते थे, फॉरेस्ट के ऊपर, माइंस के ऊपर, सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स था, ये ध्यान रखना बच्चा। ब्रिटिश अकेले नहीं थे जिन्होंने सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया, यहाँ पर भी सॉल्ट के ऊपर टैक्स लग रहा है। और हमने फ्रेंच, अभी आप लोग 9th क्लास में जाएंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये पढ़ेंगे कि वहाँ पर भी सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगता था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग ब्रिटिश एम्पायर के अंदर पढ़ते हैं कि उन्होंने ही टैक्स लगाया, हमारे अपने किंग ने भी सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया। चोल कलेक्टेड वेरियस टैक्सेस ऑन लैंड, फॉरेस्ट, माइंस। और ज़मीन के ऊपर भी अलग अलग टैक्सेस, फॉरेस्ट के ऊपर टैक्स, माइन के ऊपर टैक्स, सॉल्ट के ऊपर टैक्स। दे ऑल्सो कलेक्टेड कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी भी लगती थी। दोज हु कुड नॉट पे इन कैश हैड टू पे थ्रू वेटी फोर्स्ड लेबर। बच्चा अगर आप कैश में टैक्स पे नहीं कर पा रहे हो तो आपसे फोर्स लेबर कराया जाएगा, आपको राजा के लिए काम करना पड़ेगा, जिसको हम वेटी बोलते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की अगर हम बात करें तो जो किंगडम था वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिसको मंडलम बोलते थे और वलांदूस बोलते थे। वलांदूस और मंडलम। जो प्रिंसेस होते थे, हाई ऑफिशियल्स होते थे, उनको गवर्नर की तरह अपॉइंट कर दिया जाता था प्रोविंसेस में। और जो मंडलर होते थे उनको फिर से नाडूज, नाडूज का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया जाता था। पहले मंडल होगा, मंडल को ही वलांदूस बोलते थे। मंडल के फिर छोटे छोटे पार्ट होते थे जिसको नाडूस या डिस्ट्रिक्ट बोलते थे। जो नाडूस है फिर से डिवाइड होता था कुर्रम्स में। कुर्रम्स मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस में। और जो सबसे छोटी यूनिट होती थी वो होती थी ग्रामम मतलब विलेज। ग्रामम, ग्रामम के ऊपर कुर्रम्स, कुर्रम के ऊपर नाडू, नाडू के ऊपर मंडलम्स। मंडलम का ही दूसरा नाम है वलांडूस। मंडलम के ऊपर नीचे नाडूज, नाडूज के नीचे कुर्रम, कुर्रम के नीचे विलेजेस। लार्ज टाउन वॉज ट्रीटेड एज सेपरेट कुर्रम कॉल्ड तेन्यार, तानियूर। तेन्यूर किसको? विलेज, ओ सॉरी, इस लार्ज टाउन को बोलते थे। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें बच्चा तो जो चोल किंग थे उन्हें उनके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, विच डिस्क्राइब्ड इन सम इंस्क्रिप्शन, जो ऑलरेडी इंस्क्रिप्शंस के ऊपर लिखा हुआ था। लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो 3 टाइप ऑफ असेंबलीज से काम करता था, और सभा, नगर।
और सभा नगरम। जो उर होता था वो विलेज असेंबली होती थी जहाँ पर हर क्लास के लोग आते थे, पर कौन सिर्फ जिनके पास ज़मीनें होती थी। उस गांव के अंदर जितने भी लोगों के पास ज़मीनें होंगी वो सब उर का पार्ट बनेंगे। सभा ब्राह्मण्स की असेंबली होती थी, ठीक है। द सभा वॉज अ ब्राह्मण असेंबली इन विलेज ओन्ड ओनली बाय ब्राह्मण्स। तो जिस विलेज में ब्राह्मण्स होंगे वहां पर क्या होती होगी बच्चा, कौन सी असेंबली होती होगी? सभा। उवर किसी भी विलेज में हो सकती है, पर उसमें पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? जिसकी ज़मीन है उस पर्टिकुलर विलेज में अवेलेबल हो। और जहाँ पर बेसिकली ट्रेडर्स रहते होंगे वहाँ पर क्या होती थी? नगरम। ठीक है, तो 3 टाइप का हम लोगों ने देख लिया, उवर, सभा एंड नगरम। नगरम ट्रेडर्स के लिए, सभा ब्राह्मण्स के लिए और उवर सबके लिए। ये जितनी भी असेंबलीज होती थी ये कमिटीज़ में काम करती थी। कमेटी किस किस की देखभाल करती थी, किस किस के बारे में सोचती थी? इरिगेशन मतलब सिंचाई, रोड बनाने हैं, मंदिर बनाने हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, नियम कानून व्यवस्था को देखना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है और रिलीजियस फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करना है। तो कमेटी का काम, पहले सिंचाई देखो, सिंचाई मतलब इरिगेशन पे ज़्यादा ध्यान इसलिए होता था बेटा क्योंकि जो रेवेन्यू आने वाला है वो कहाँ से ही आने वाला है? खेतों से, फार्मिंग से ही आने वाला है। रोड बनाओ, मंदिर बनाओ, टेम्पल्स बनवाओ, मतलब लॉ एंड ऑर्डर, पूरी नियम कानून व्यवस्था देखो, रेवेन्यू कलेक्ट करो, रिलीजियस फेस्टिवल्स। बेटा उत्तर मैरूर में, जो तमिलनाडु में उत्तर मैरूर है, वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मिला है जो डिस्क्राइब करता है बच्चा, पूरा प्रोसेस बताता है कि जो कमेटी होती थी मतलब उसके लिए लोग इलेक्ट कैसे होते थे। टू द कमिटी ऑफ इट सभा, सभा की कमेटी के लिए कौन लोग कैसे मतलब इलेक्ट हो सकते थे। मेंबरशिप सबके लिए ओपन थी, 35 से 70 के बीच में जिसकी भी एज होगी उसको कमेटी में ले लिया जाता था, पर उनके पास ज़मीनें होनी चाहिए और जिसके ऊपर वो टैक्स भी पे कर रहे होंगे। ठीक है, चलो तो फिर से देखते हैं हम लोग क्या रिक्वायरमेंट थी बच्चा। मेंबरशिप सबके लिए ओपन थी, तुम्हारी एज 35 से 70 होनी चाहिए, तुम्हारे पास अपनी ज़मीनें होनी चाहिए जिसके ऊपर तुम टैक्स पे कर रहे हो, अपना घर हो जिसमें तुम रह रहे हो, वो तुम्हारा अपना घर होना चाहिए, एंड हैड लर्न द हिंदू सेक्रेट टेक्स्ट and were honest and well versed in business, were not in any community for the past 3 years। हे भगवान, कितनी कंडीशंस हैं! ये तो हमारे इलेक्शन कमीशन से भी बढ़िया व्यवस्था बना रखी थी। आपकी एज 35 से 70 होना चाहिए, जिस घर में रह रहे हो वो आपका खुद का होना चाहिए, ज़मीनें होनी चाहिए, ज़मीन पे टैक्स भर रहे होने चाहिए, आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, आपने हिंदू टेक्स्ट पढ़ रखी हो, आप बिजनेस अच्छा आता हो आपको, और आप पहले किसी भी कमेटी का पार्ट ना रहे हों। और अगर वो व्यक्ति जिसने कभी कोई पाप किया है, सिन है या कोई गिल्टी है, जिसने कभी कोई पाप किया है, अगर कभी वो गिल्टी रहा हो तो वो डिस्क्वालिफाइड है। गजब, हमारी इलेक्शन कमीशन को सीखना चाहिए भाई इससे कुछ। बढ़िया एजुकेटेड मेंबर होते थे। एंड इफ अ पर्सन फेल टू सबमिट हिज अकाउंट, ही एंड ऑल हिज रिलेटिव्स वर डिस्क्वालिफाइड। अगर वो अपने अकाउंट को सबमिट नहीं कर पाएगा तो वो और उसके रिलेटिव्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो कभी मेंबर नहीं बन पाएंगे। बेटा उरायूर में जो इंस्क्रिप्शन लिखा है उसमें पूरा इलेक्शन का प्रोसेस भी लिखा हुआ है कि जो एरिया होता था, अगर हम उरायूर नहीं, सॉरी उत्तर मेरूर, उरायूर नहीं उत्तर मेरूर में पूरा इलेक्शन प्रोसेस भी लिखा गया है कि जो उत्तर मेरूर था अकेले उसमें कितने 30 वार्ड थे, पूरे के पूरे एरिया को वार्ड में डिवाइड कर देते थे। तो जो उत्तर मेरूर था उसमें कितने पार्ट्स थे बच्चा? 30 वार्ड थे। ईच मेंबर ऑफ अ वार्ड रोड द नेम ऑफ एनी एलिजिबल कैंडिडेट ऑन अ पाम लीफ। पाम लीफ के ऊपर बेटा हर व्यक्ति, हर एलिजिबल कैंडिडेट, एलिजिबल कैंडिडेट कौन होता था? जिसके पास ज़मीन हो, है ना, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होगा। एलिजिबल कैंडिडेट कौन? जिसके पास ज़मीन हो, जो टैक्स भरता हो, है ना, और किसी कोई गिल्टी ना हो, वो उसने कोई सिन परफॉर्म ना किया हो, ऐसे व्यक्तियों का नाम वो पाम लीफ के ऊपर लिख कर दे देते थे। ऑल द टिकट्स फ्रॉम अ वार्ड वर बंच टुगेदर एंड प्लेस्ड इन अ पॉट। एक पूरे जितनी वो टिकट्स मिली उन सबको बंच बना के एक मटके में, एक पॉट में रख दिया जाता था। ये जो बंचेस होते थे हर वार्ड के, उन्हें एक सेम पॉट में रखकर फिर विलेज असेंबली की प्रेजेंस में एक यंग बॉय होता था उसमें से पिक करता था
वो जो बंच होता था उसमें से एक पिक करके एक एम्प्टी पॉट में डाल दिया जाता था. This pot was shaken and boy drew one ticket to choose the candidate from that ward. देखो, अगर प्रोसेस में कंफ्यूजन हुआ तो सुनो. देखो, एक ए वार्ड है, एक बी है और एक सी है. इनसे सारे लोगों ने बहुत सारी लीव्स, पाम लीव्स पे नाम लिख के दे दिया. ठीक है, इनको बंच बनाया गया और इस पॉट में डाल दिया गया. ऐसे ही बी के साथ हुआ और ऐसे ही सी के साथ हुआ. अब क्या होगा बच्चा, जब ये विलेज असेंबली पूरी बैठेगी तो इसमें से एक एक बंच को निकाल के खोलकर एक छोटे पॉट में रख दिया जाएगा और फिर इसको शेक करके वो बॉय जिस भी नाम की चिट को निकालेगा वो कैंडिडेट वहां से चूज हो जाएगा. फिर ऐसा ही बी के लिए होगा, फिर ऐसा ही सी के लिए होगा. इस पॉट में तो सिर्फ हमने इकट्ठा करने के लिए रखा था. ठीक, कोई बात. अब हम बात करेंगे अग्रेरियन एक्सपांशन का. जो चोल रूलर थे वो लैंड ग्रांट देते थे किसको, रॉयल ऑफिसर्स को. मतलब उनके जो पूरा मंत्री परिषद होते थे, मंत्री लोग जो होते थे, रॉयल ऑफिसर्स जो होते थे, उनको क्या ज़मीनें दान में दे देते थे. ब्राह्मण्स, टेम्पल्स एंड अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. रॉयल ऑफिसर्स को ज़मीनें देंगे, ब्राह्मण को ज़मीनें देते थे, टेम्पल को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, सबको ज़मीनें देने का काम किसका था, चोल रूलर का. जो रेस्ट ऑफ द लैंड थी नोन एज वेलान वगाई. वेलान वगाई किसकी होती थी, या तो नॉन ब्राह्मण्स की होती थी, इंडिविजुअल्स की होती थी, ऑफ द वेला कास्ट और बाय अ ग्रुप ऑफ स्मॉल पीजेंट्स. वेलाल कास्ट के या जो छोटे छोटे पीजेंट्स हैं उनकी ज़मीनें हुआ करती थी, पर ब्राह्मण्स की तो नहीं होती थी. और वो ज़मीनें जो ब्राह्मण्स को मिली हैं, जिनके ऊपर टैक्स कलेक्ट नहीं होता, टैक्स फ्री लैंड थी, उन्हें बोला जाता था ब्रह्मदेव. क्या बोला जाता था, ब्रह्मदेव. ब्रह्मदेव वॉज लुक्ड आफ्टर. ब्रह्मदेव को कौन देखता था बच्चा, एक सभा देखती थी. ठीक है. द टेम्पल्स आर सेड टू हैव बीन द लार्जेस्ट लैंड होल्डर्स ड्यूरिंग चोल पीरियड. चोल पीरियड में ब्राह्मण्स बहुत बड़े लैंड होल्डर्स होते थे. एंटायर विलेज वर गिवन टू टेम्पल्स. और कई बार पूरा के पूरा विलेज ही टेम्पल को दे दिया जाता था. दीज वर कॉल्ड देवदान विलेज. क्या बोला जाता था, देवदान विलेज. मतलब पूरा के पूरा विलेज ही मंदिर को दे दिया, देवदान विलेज. लैंड ग्रांटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन वर कॉल्ड पलिच चंदा. क्या बोला जाता था उसको, पलिच चंदा, जो जैन टेम्पल्स को दी जाती थी या जैन को दी जाती थी. जैन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे उनको. टू इंक्रीज रेवेन्यू. अब इंक्रीज करना है रेवेन्यू, तो जो न्यू लैंड ओनर्स होते थे वो वेल, टैंक, कैनाल्स बनवाते थे इरिगेशन के लिए. वो फार्मिंग की बेटर मेथड को इंट्रोड्यूस करते थे, क्योंकि अब लैंड रेवेन्यू जो भी मिलेगा वो मेरा होगा, तो मुझे ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू मिले. तो इसलिए मैं क्या करवा देती थी बच्चा, इरिगेशन के लिए वेल, टैंक, कैनाल खुदवा देती थी. दे इवन कल्टिवेटेड द वेस्टलैंड. और जो वेस्टलैंड वाला पार्ट होता था उसको भी कल्टिवेट करते थे. लार्ज एरिया में इरिगेशन वर्क होता था, डैम बनाए गए, रिवर बनाई गई. ठीक है. और इन सब को कंस्ट्रक्ट करना और मेंटेन करना किसका ही काम था, रूलर का काम था. और इससे एग्रीकल्चर में बहुत इम्प्रूवमेंट आए और बहुत सारी ज़मीनें जिन पे पहले काम नहीं हो पाता था, कल्टीवेशन नहीं हो पाता था, वो भी अब कल्टीवेशन के अंदर आ गई. जो चोल टेम्पल्स थे वो अकेले ऐसे प्लेस नहीं थे बच्चा, नॉट नियरली प्लेसेस ऑफ वर्शिप जहाँ पर पूजा होती थी. जो ब्राह्मण प्रीस्ट होते थे वो संस्कृत में एजुकेशन इम्पार्ट करते थे. इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स वो मंदिरों के अंदर होती थी. तो जो चोल टेम्पल थे वो सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं थे, अकेली ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर सिर्फ पूजा पाठ होती थी. उसके अलावा जो ब्राह्मण्स होते थे वो वहीं पर बैठ के एजुकेशन देते थे संस्कृत में. जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती थी वो भी वहीं पर होती थी. टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस में, मतलब मंदिर अकेले जगह नहीं थे जहाँ पर पूजा की जाती थी, वहाँ पर मीटिंग्स भी होती थी, वहाँ पर ब्राह्मण संस्कृत में एजुकेशन भी देते थे. फेयर ऑर्गेनाइज होते थे, मतलब मेले लगाए जाते थे. टेम्पल बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते थे, जैसे प्रीस्ट, एक ब्राह्मण की नौकरी पक्की, वो जहाँ पर रोज़ सुबह शाम भगवान की पूजा करेगा. इमेज मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स, म्यूजिशियन, डांसर्स, कुक्स, क्लीनर्स, मंदिर को क्लीन करने के लिए, मंदिर का भोजन बनाने के लिए डांसर्स होते थे, म्यूजिशियन होते थे. मतलब एक गायक होता था, बहुत सारी डांसर्स वहाँ पर डांस करती थी. गार्लैंड मतलब माला बनाने वाले होते थे, इमेज बनाने वाले लोग वहाँ पर होते थे. मतलब इन सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मंदिर के द्वारा दिया जाता था. कार्नेटिक म्यूजिक और क्लासिकल डांस फॉर्म जैसे भरतनाट्यम, वो टेम्पल से ही उनका जो ओरिजिन है, डेवलपमेंट है, वो कहाँ से आया है, टेम्पल से ही आया है.
एज डिवोशनल आर्ट फॉर्म्स, भरतनाट्यम को आप देखोगे तो अलग डिवोशन का एक फॉर्म आपको दिखेगा, कार्नेटिक म्यूजिक, ये भी सब टेम्पल से ही डेवलप हुए हैं। कंडीशन ऑफ कॉमन पीपल, अब कॉमन पीपल की कंडीशन क्या थी बेटा? द प्रैक्टिस, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा? कॉमन पीपल की कंडीशन क्या थी? द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग लैंड ग्रांट्स ब्रॉट द लैंड्स ऑफ सेवरल विलेज सेवरल स्मॉल पीजेंट्स अंडर कंट्रोल ऑफ ब्राह्मण एंड टेम्पल। पूरा के पूरा जो विलेज है, अगर वो किसी ब्राह्मण को मिल गया तो बच्चा जो स्मॉल पीजेंट्स थे वो भी अब किसके कंट्रोल में आ जाएंगे? ब्राह्मण्स और टेम्पल्स के। तो द पीजेंट्स हुज लैंड्स वर गिवन टू ब्राह्मण्स और टेम्पल्स वर गिवन पुअर क्वालिटी लैंड इन एक्सचेंज। अब उनको क्योंकि पूरी की पूरी ज़मीनें ब्राह्मण्स को दे दी है, टेम्पल्स को दे दी है, तो अब वो गरीब किसान को इसके रिटर्न में पुअर क्वालिटी लैंड देती जाती थी, जिसकी वजह से वो और गरीब हो जाते थे और कुछ तो लैंडलेस फार्मर बनने तक को मजबूर हो जाते थे क्योंकि जो ज़मीन मिली है उसमें कुछ भी अवेलेबल नहीं है, फर्टाइल सॉइल नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर दोज हुज लेबर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। बहुत सारे मेजॉरिटी में लेबर तो वो थे बच्चा जिनके बिना हमारी सोसाइटी रन ही नहीं कर सकती, जैसे क्लीनर वगैरह, है ना। जो लोएस्ट कास्ट होती थी उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था अगेंस्ट अपर कास्ट। मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर दोज हु लेबर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेस्ट। अगर इनके लेबर को रोक दिया जाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो पूरी सोसाइटी, जैसे कि अगर सोसाइटी से कचरा साफ ना हो, ये लोग क्लीन ना करें तो क्या सोसाइटी रन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। पर ऐसे लोगों को हम लोएस्ट कास्ट बोलते थे और इनको डिस्क्रिमिनेट करती थी अपर कास्ट। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे जो इनके ऊपर लगाए जाते थे। फॉर इंस्टेंस दे वर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द विलेज वेल्स, और जो कॉमन वेल्स होते थे उनसे इनको पानी नहीं निकालने दिया जाता था, इनको टेम्पल में एंट्री भी नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।